प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज मैं एमएड सेकेंड ईयर के अंतर्गत आपको वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें मेरा विषय है टीचर एजुकेशन, अध्यापक शिक्षा। और आज का मेरा टॉपिक है संप्रेषण के कार्य। संप्रेषण के कौन कौन से कार्य है, संप्रेषण किस प्रकार से शिक्षा में उपयोगी है, इस संप्रेषण से हम किस प्रकार से अपनी बात को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, स्पष्ट रूप से पहुंचा सकते हैं, और संप्रेषण से क्या क्या हमें लाभ मिलता है, इन सारी बातों पर आज चर्चा करेंगे। इससे पहले मैंने संप्रेषण की किसे कहते हैं, संप्रेषण को परिभाषित किया था। विद्वानों ने इनकी परिभाषाओं के बारे में बताया था, किस प्रकार से हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा की थी। कोटा विश्वविद्यालय कोटा के द्वारा जो सिलेबस निर्धारित किया गया है, उसमें अध्यापक के लिए संप्रेषण का ज्ञान भी अति आवश्यक हो जाता है। बिना संप्रेषण से अध्यापक अपनी बात को छात्रों तक नहीं पहुंचा पाता या अपनी पढ़ाई हुई विषय वस्तु को ठीक प्रकार से उन तक नहीं पहुंचा पाता। इसलिए छात्रों की समझ में स्पष्ट रूप से विषय वस्तु समझ में आए और अध्यापक की बातों को ठीक प्रकार से सुन सके और सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक प्रकार से हो सके, यही संप्रेषण है। हम किस प्रकार से सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक प्रकार से करें ताकि हम छात्रों को उन सूचनाओं से सही प्रकार से अवगत करा सके, छात्र उनसे संतुष्ट हो सके और अध्यापक की बातों को वो मान सके। ऐसी जो चीज़ों को लेकर के, ऐसी बातों को लेकर के हम चलें तो संप्रेषण में ये आदान प्रदान का विनियम चलता रहता है और विनिमय के द्वारा हम कई प्रकार की सूचनाओं का आदान प्रदान संप्रेषण के द्वारा करते हैं। अगर हम बात करें कि संप्रेषण किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में जरूरी है, जब हम अध्यापक जब कक्षा में अपना शिक्षण करवाता है, अपना अध्यापन कार्य करता है, तो छात्रों के लिए उस विषय वस्तु स्पष्ट तरीके से छात्रों तक पहुंचे, पढ़े हुई पाठ को ठीक प्रकार से छात्र सुन सके और समझ सके, यही कार्य संप्रेषण के अंतर्गत आता है। कई बार ऐसा होता है, अध्यापक विषय वस्तु को पढ़ा रहा है लेकिन छात्रों तक वो विषय वस्तु ठीक प्रकार से नहीं पहुंच पा रही है, तो हम अपनी बात को ठीक प्रकार से नहीं रख पा रहे। कहाँ कमी रह रही है, उन कमियों को हम कैसे दूर करें, कैसे हमारा जो कहने का तरीका है, पाठ पढ़ाने का तरीका है, उसको हम ठीक प्रकार से किस प्रकार से कर सकते हैं, इन सारी बातों पर हमें ध्यान देना होगा। इसलिए अगर हम संप्रेषण के कार्य की बात करें तो संप्रेषण के कार्य में हम शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध की भी स्थापना हम कर सकते हैं। तो बात आती है कि जो सिलेबस हमें विश्वविद्यालय के द्वारा नियुक्त किया गया है, उस सिलेबस को हम ठीक प्रकार से पढ़ें। हर वीडियो को जो मैं आपको बना कर भेज रहा हूँ, उसको आप देखें और देख करके अपने जो पाठ्यक्रम है एमएड का, उसको पूरा करें। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को देख करके अपने पाठ्यक्रम को पूरा करके अच्छे अंकों से आप उत्तीर्ण होंगे और महाविद्यालय और परिवार का नाम रोशन करेंगे, ऐसी आशाएं हम रखते हैं। क्योंकि जब तक आप इस विषय वस्तु को या पाठ्यक्रम को पूरा नहीं करेंगे, तब तक आप इन सारी बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए जो भी अध्यापक शिक्षा का जो सिलेबस बनाया गया है या पाठ्यक्रम के अनुसार जो निर्धारित किया गया, उस पाठ्यक्रम को हम पूरा करें और पूरा करके हम अपने आप में अच्छे अंकों से हम उत्तीर्ण हो, ऐसी आशा हम रखते हैं। और फिर हम बात करते हैं संप्रेषण के कार्य की। संप्रेषण के कार्य में शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध की स्थापना के बारे में हमें स्थापना करनी चाहिए। और शिक्षक शिक्षार्थी में मधुर संबंध तभी स्थापित होंगे जब हम संप्रेषण के कार्य को बखूबी निभाएंगे। क्योंकि शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध इसलिए रहता है कि वो कक्षा कक्ष से जुड़ा हुआ रहता है। अध्यापक कक्षा कक्ष में पढ़ाता है, छात्र उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और सुनकर के अगर हमारे संप्रेषण के द्वारा हमारी बात स्पष्ट रूप तक उन तक पहुंच पा रही है, हमारी पढ़ाई हुई बात उन तक ठीक प्रकार से पहुंच पा रही है, ठीक प्रकार से समझ पा रहे हैं, तो हम मानेंगे कि हमारा जो संप्रेषण का कार्य है वो ठीक प्रकार से चल रहा है। शिक्षक शिक्षार्थी के जो मधुर संबंध वो ठीक प्रकार से हो गए। हमारा जो संप्रेषण का कार्य अध्यापक द्वारा बताई बात
ठीक प्रकार से शिक्षार्थी तक पहुंच रही है या शिक्षार्थी की बात अध्यापक तक पहुंच रही है तो उनमें आपस में मधुर संबंध बनते हैं और बनने की स्थापना उनकी होती है, क्योंकि जब आपस में स्पष्टता होगी तो आपस में जुड़ाव होगा। वो अपनी बात कहेंगे, अध्यापक अपनी बात कहेंगे, ठीक प्रकार से उनमें जो संप्रेषण का कार्य है वो ठीक प्रकार से होगा तो मधुर संबंधों की स्थापना उनकी ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसलिए हमें इनकी स्थापना करने के लिए हमें संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत शिक्षक शिक्षार्थियों के मधुर संबंध भी इसमें स्थापना होने की आवश्यकता इसमें होती है। ये भी कार्य इसके द्वारा किया जाता है। दूसरा है कक्षा गतिविधियों का कुशल संचालन। कक्षा गतिविधियों का भी कुशल संचालन इसके द्वारा किया जाता है। जब हम संप्रेषण का कार्य करते हैं तो कक्षा गतिविधियों का कुशल संचालन, क्योंकि कक्षा में जब हम कोई कार्य करते हैं, अध्यापक कोई कार्य करता है तो कुशल संचालन तभी होगा जब संप्रेषण का कार्य उनका होगा, संप्रेषण ठीक प्रकार से होगा। अगर कोई अध्यापक ने कोई बात विद्यार्थी से कही और वो बात उन तक ठीक प्रकार से पहुंच पा रही है तो कुशल संचालन उनका हो रहा है। वो बात स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही तो कुशल संचालन नहीं हो पा रहा है। इसलिए कक्षा की गतिविधियां का अगर हम कुशल संचालन करना चाहते हैं, या कोई पढ़ाई का कार्य हो या कोई उनको कार्य प्रोजेक्ट बनाने का कार्य उनको दे दिया जाए, या कोई पठन पाठन का कार्य चल रहा है, या कोई विभिन्न प्रकार के जो छात्रों के द्वारा या अध्यापक के द्वारा कई प्रकार की ऐसी गतिविधियां कक्षा में रखी जा सकती है तो तभी रखी जा सकती है कि उनकी बात ठीक प्रकार से प्रत्येक विद्यार्थी तक वो पहुंच पा रही है, तभी कक्षा की गतिविधियों का कुशल संचालन होगा। जब तक कुशल संचालन नहीं हो पाएगा तब तक हमारा संप्रेषण ठीक प्रकार से नहीं होगा। संप्रेषण को ठीक प्रकार से करने के लिए हम कक्षा की गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालन कर सकते हैं। हमारी कक्षा की व्यवस्था तभी ठीक हो पाएगी जब हम संप्रेषण के द्वारा अपनी बात, अपनी सूचनाओं का ठीक प्रकार से आदान प्रदान करेंगे, आदान प्रदान सूचनाओं का ठीक प्रकार से वितरण करेंगे, ठीक प्रकार से विनिमय करेंगे तो ही हमारी क्या गतिविधियों का संचालन होगा। इसलिए कक्षा की व्यवस्था के लिए, कक्षा के अनुशासन के लिए, कक्षा की गतिविधियों को ठीक प्रकार से संचालन के लिए, कक्षा की व्यवस्थाओं के लिए, कक्षा के शांत वातावरण के लिए हमें संप्रेषण की आवश्यकता होती है। इसलिए गतिविधियों का कुशल संचालन होना भी आवश्यक हो जाता है। ये भी कार्य इनके द्वारा किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा कक्षा तक गतिविधियों का कुशल संचालन किया जाता है। अगला है परस्पर भ्रम एवं समस्याओं का समाधान। इनके द्वारा जो संप्रेषण का कार्य, इनके द्वारा पारस्परिक भ्रम एवं समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिक हो जाता है। जो हमारे मन में कोई बात रहती है, परस्पर कोई भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं, समस्या हो जाती है, उनका समाधान भी इनके द्वारा किया जा सकता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, जब संप्रेषण के द्वारा हम कोई सूचना प्रदान कर रहे हैं, कोई कार्य हम दे रहे, कोई सूचना उन तक आदान प्रदान कर रहे, तो वो सूचना उन तक नहीं पहुंच पा रही तो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है, भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। कई वो बात को हमने कोई बात कही, उस बात को वो उन तक नहीं पहुंच पाकर उसका अर्थ दूसरा ले रहे, तो कई प्रकार के भ्रम उत्पन्न हो जाते हैं। भ्रम एवं समस्याओं को दूर करने के लिए इनके समाधान किया जाता है। वो समाधान करने के लिए हम संप्रेषण के कार्य इनके उत्पन्न करते हैं, संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत मानते हैं। तो पारस्परिक भ्रम एवं समस्याओं का समाधान इनके द्वारा किया जाता है। जो भी शिक्षा के क्षेत्र में, जो भी कक्ष में, जो भी वातावरण के अनुसार, जो भी विद्यार्थियों में, जो भी अध्यापक और विद्यार्थियों के मध्य भ्रम की स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है, या समस्या, शिक्षा से संबंधित समस्या उत्पन्न हो जाती है, या अन्य कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, उन समस्याओं के समाधान के लिए हम संप्रेषण से कुशल सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, और उन कुशल सूचनाओं के आदान प्रदान के अंतर्गत उस कार्य के अंतर्गत का हम समाधान करते हैं। तो ये भी कार्य इनके अंतर्गत किया जाता है। अगला है शीघ्र निर्णय। शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन, और जो समस्याओं का जो शीघ्र निर्णय और क्रियान्वयन वो भी इनके द्वारा किया जाता है। किस प्रकार से हम शीघ्र निर्णय लें? अगर हमारा संप्रेषण का कार्य ठीक प्रकार से है तो हम ठीक प्रकार से उस कार्य में निर्णय ले सकते हैं। अगर हमारा संप्रेषण का कार्य ठीक प्रकार से नहीं है और वो हमारी बात के सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं हो पा रहा है तो हम शीघ्र निर्णय नहीं ले सकते। इसलिए हमें शीघ्र निर्णय लेने के लिए संप्रेषण के कार्य को, संप्रेषण को अच्छी प्रकार से बनाना होगा। छात्रों तक कक्षा में ठीक प्रकार से अगर बात पहुंच पा रही है, सूचना पहुंच पा रही है, उसकी पढ़ाई बात ठीक प्रकार से समझ आ पा रही है तो वो शीघ्र निर्णय ले सकेंगे। छात्र अध्यापक के द्वारा बताई गई बातों को छात्र शीघ्र निर्णय लेकर उन समस्याओं का समाधान
कर सकते हैं। इसलिए शीघ्र निर्णय एवं क्रियान्वयन का कार्य भी संप्रेषण के कार्यों के अंतर्गत आता है। उस कार्य को हम ठीक प्रकार से जल्दी तरीके से कर सकते हैं। जो बात शीघ्र समझ में आ जाएगी, ठीक उसमें निर्णय ले सकेंगे, तो हम क्रियान्वयन का कार्य भी ठीक प्रकार से कर सकेंगे। जब तक हम उस बात को नहीं समझ पाएंगे, जब तक हमें ठीक प्रकार से सूचना नहीं मिल पाएगी, उस कार्य को हम ठीक प्रकार से संपन्न नहीं कर पाएंगे, न उसका क्रियान्वयन कर पाएंगे। हम स्पष्ट रूप से उस कार्य को तभी कर पाएंगे जब हम उसको समझेंगे। समझने के बाद उसके नियम और कानूनों को जानेंगे, उसकी सूचना हम तक पहुंच पाएगी, ठीक सूचना से हम अवगत हो पाएंगे, तभी हम उसके प्रति निर्णय ले सकेंगे और उसके प्रति क्रियान्वयन कर सकेंगे। ये भी कार्य संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत माना गया है। अगला है शिक्षार्थी की मानसिक तैयारी में सहायक, और शिक्षार्थी की मानसिक तैयारी में भी ये सहायक है। जो भी शिक्षार्थी या विद्यार्थी होते हैं उनकी मानसिक तैयारी में सहायक होता है, क्योंकि संप्रेषण का जब कार्य किया जाता है, अगर छात्र उनकी बताई हुई बात को, बताई हुई सूचनाओं को, बताई हुई पाठ को ठीक प्रकार से समझ पा रहा है, विद्यार्थी अध्यापक की बातों को ठीक प्रकार से सुन पा रहा है, अध्यापक की बातों को, पढ़ाई बातों को ठीक प्रकार से समझ पा रहा है, तो उसकी मानसिक तैयारी होती है। क्योंकि मानसिक तैयारी तभी होगी जब वो ठीक प्रकार से समझेगा, उस पर विचार करेगा, मंथन करेगा और उस पर कुछ निर्णय लेगा। इसलिए शिक्षार्थी की मानसिक तैयारी में सहायक होता है। जिसे संप्रेषण के कार्य में मानसिक तैयारी भी एक सहायक का कार्य करती है। तो शिक्षार्थी हो या विद्यार्थी हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसकी मानसिक तैयारी के लिए भी संप्रेषण का कार्य महत्वपूर्ण माना गया है, संप्रेषण का कार्य भी माना जाता है। अगर हम बात करें नेतृत्व प्रदान करना, संप्रेषण के द्वारा हम नेतृत्व प्रदान भी कर सकते हैं। अगले उसमें तो नेतृत्व प्रदान करना भी हम संप्रेषण का कार्य माना जाता है। किसी चीज को एक साथ हमारी सूचनाओं का आदान प्रदान करना भी नेतृत्व का कार्य प्रदान किया जाता है। जैसे हम किसी सभा को संबोधित करते हैं, अध्यापक कक्षा कक्षा में अपनी बात तक प्रत्येक छात्र तक पहुंचाने का कार्य करता है, तो वो भी नेतृत्व का ही कार्य है। कमान को संभालना, तो नेतृत्व का कार्य वो है जो नेतृत्व करता हो। एक व्यक्ति के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जो कि दो व्यक्तियों के मध्य में वो क्रिया चलती रहती है। एक बता रहा है, दूसरा सुन रहा है, दूसरा बता रहा है, पहला सुन रहा है। तो ये सारी चीजें नेतृत्व प्रदान करना भी इसके लिए कार्य कर सकता है कि ठीक प्रकार से छात्र उस बात को समझेंगे, उनकी बातों को मानेंगे, उन नेतृत्व के गुणों को वो विकसित कर पाएंगे। ऐसी जो चीज है वो संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत ही मानी जाती है, क्योंकि हम एक साथ सबको एक सूचनाओं के द्वारा सबको बैठा कर एक साथ में सूचना प्रदान कर सकते हैं। वो एक कला होती है नेतृत्व की, नेतृत्व इसके द्वारा प्रदान किया जाता है। हम संप्रेषण से अपनी बात को किस प्रकार से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जोड़ सकते हैं, लोग मेरे प्रति आकर्षित किस प्रकार से हो सकते हैं, अपनी भाषा के अनुसार, मधुर वाणी के अनुसार, अपनी कहने के तरीके के अनुसार, सूचनाओं का आदान प्रदान करने के तरीके के अनुसार, अपने नेतृत्व के गुण के अनुसार हम किस प्रकार से नेतृत्व के गुण प्रदान कर सकते हैं, ये सब संप्रेषण के द्वारा हो सकता है। क्योंकि बात कहने का तरीके से ही हम नेतृत्व प्रदान करते हैं। हमारी बात से कितने संतुष्ट है, कितने हमारी बात से अपनी बात से संतुष्ट हो रहे हैं, अपनी सूचना कितने तक आदान प्रदान हो रही है, कितने तक हमारी सूचना प्राप्त हो रही, ये सब नेतृत्व प्रदान करना भी इनका कार्य कहलाता है। इसलिए सबसे बड़ा गुण है संप्रेषण का। संप्रेषण से हम नेतृत्व भी प्रदान कर सकते हैं, ये भी इसके कार्य के अंतर्गत माना जाएगा। अगला है न्यूनतम व्यय में अधिकाधिक सूचना प्रदान करना। न्यूनतम व्यय जो हमारा है, कम से कम खर्च में, न्यूनतम व्यय जो होता है संप्रेषण का अगर कार्य की बात करें तो न्यूनतम व्यय में भी अधिकाधिक सूचना प्रदान करना भी इनका कार्य होता है। हम कम खर्चे में अधिकाधिक सूचनाएं लोगों तक पहुंचाए, बच्चों तक पहुंचाए, विभिन्न प्रकार के जो सूचनाओं का आदान प्रदान उनको करें, तो न्यूनतम में कम खर्चे में अपने जो कार्य उनके द्वारा हम कर सकते हैं। तो ये भी सारे काम संप्रेषण के द्वारा हो सकता है, क्योंकि हम क्या है, इसमें ज्यादा हमें संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम संप्रेषण का कार्य करते हैं, संप्रेषण की बातें बताते हैं, कक्षा कक्षा में अध्यापक कोई बात बताता तो कम संसाधनों की उनको संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, कोई उनका ज्यादा खर्चा नहीं होता। न्यूनतम व्यय जो कार्य व्यवस्थित है, जो व्यवस्था सरकार के द्वारा विद्यालय में दे रखी है, उसी व्यय के अनुसार अधिकाधिक सूचना बच्चों तक पहुंचाना इनका संप्रेषण का कार्य रहता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक वो सूचनाएं पहुंचाए। अगर हमारा कोई बड़ा कार्यक्रम होता है या बड़े कार्य के अंतर हमें कोई सूचना होती है, सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, फिर भी हम संप्रेषण के द्वारा न्यूनतम व्यय में, कम खर्च में, सबसे कम खर्च में, न्यूनतम व्यय में अधिकाधिक सूचना लोगों तक पहुंचे।
सभी लोग उससे संतुष्ट हो जाए, सबको सूचना वो प्राप्त हो जाए, ये सारा कार्य भी संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत आता है। ऐसे कार्य भी इनके द्वारा किए जाते, इसलिए हमें ये कम खर्चीली विधि के भी नाम से जानती है। संप्रेषण में हम कई प्रकार से लोगों को संबोधित कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं को कितने हजारों की संख्या में अपनी बात तक पहुंचा सकते हैं और हमारी बातों को वो स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। तो एक बार किसी ने माइक पर बोल दिया, अपनी बातों को किस प्रकार दूर दराज तक वो पहुंच पा रही है और न्यूनतम खर्चे में ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस सूचनाओं को प्रदान करना। या अगर हम स्कूल की बात करें तो अध्यापक के द्वारा छात्रों का क्या कहते हैं, सभी छात्र, पीछे बैठने वाले छात्र है, आगे बैठने वाले छात्र है या मध्य में बैठने वाले छात्र, सबको सूचनाओं को प्राप्ति हो रही है। ये सब न्यूनतम व्यय में अगर देखा जाए, हमें ज्यादा खर्चे की आवश्यकता, तो ये भी एक कार्य संप्रेषण के द्वारा माना। अगला है मनोबल का निर्माण। मनोबल का निर्माण में इनके द्वारा किया जाता है। मनोबल का जो निर्माण होता है, हमारा मनोबल बढ़ता है। लोग संप्रेषण के द्वारा जो कार्य करते हैं, हमारी बात को जब कह रहे तो उससे हमें मनोबल का विकास हो। छात्र, अध्यापक अगर छात्रों तक कोई बात पहुंचा रहा है और छात्रों की समझ में वो आ रही है, छात्रों में मनोबल उत्पन्न होगा। एक बार में समझ में आ जाना मनोबल उत्पन्न करता है। ये भी एक अध्यापक के लिए, छात्रों के दोनों के लिए लाभप्रद होता है, इसलिए मनोबल का निर्माण उनके द्वारा किया जाता है। संप्रेषण के द्वारा अगर हमारी बात, छात्रों तक सूचना हमारी ठीक प्रकार से पहुंच पा रही है, हमारी बताई बात ठीक प्रकार से पहुंच पा रही है और सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक प्रकार से किया जाता है, सूचनाओं का आदान प्रदान विनिमय ठीक प्रकार से हो रहा है, तो ये मनोबल का जो निर्माण है वो हो पा रहा है। छात्र और विद्यार्थी, छात्र और अध्यापक, अध्यापक और छात्र, इन दोनों में मनोबल का निर्माण किया जा रहा है। ये भी एक कार्य संप्रेषण के कार्यों के अंतर्गत आता है। अगर मनोबल का निर्माण होगा, मानसिकता का, हिम्मत का निर्माण होगा, अपनी बातों को कहने का तरीका में वृद्धि होगी और आत्मनिर्भर वो बनेंगे, ये कार्य सब मनोबल का निर्माण के अंतर्गत संप्रेषण के द्वारा ही संभव होता है। ये भी एक कार्य इनके द्वारा किया जाता है। अगला है पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। और पारस्परिक सहयोग में भी वृद्धि हमारी संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत आती है। पारस्परिक सहयोग में वृद्धि भी इसके द्वारा किया जाता है। आपस में सहयोग करें, आपस में मिलजुल करके कार्य करें, आपस में जो सूचना उसका आदान प्रदान करें, तो पारस्परिक सहयोग में वृद्धि। अब मिलजुल करके कोई कार्य करेंगे, छात्र अध्यापक में मधुर संबंध होंगे, छात्र अध्यापक में पारस्परिक सहयोग की भावना विकसित होती है, छात्र छात्रों में पारस्परिक सहयोग की वृद्धि होगी। ये सारी चीजें तब होगी जब हम किसी कार्य को, किसी प्रोजेक्ट को, किसी सूचनाओं को, किसी जो हमारी सूचनाओं की जो आदान प्रदान है उसको लेकर के अगर हम सहयोग प्रदान करेंगे, सूचना को ठीक प्रकार से ग्रहण करेंगे, कार्य को ठीक प्रकार से करेंगे या संकेतात्मक भाषा के अनुसार हम उस कार्य को करेंगे, तो पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होगी। आपस में उस कार्य को करेंगे और उन कार्य को समझते हुए करेंगे, वो कार्य को हम संपन्नता की ओर ले जाएंगे। ये पारस्परिक सहयोग में वृद्धि के लिए भी हमारी संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत आता है। क्योंकि सहयोगात्मक रूप से जो हम कार्य करते हैं, तो कई प्रकार से हमें सहयोगात्मक भावना विकसित होती है, मित्रवत भावना विकसित होती है। आपस में सहयोग की भावना से हम बड़ा से बड़ा प्रोजेक्ट का कार्य कर सकते हैं या हमारी सूचनाओं को ठीक प्रकार से आदान प्रदान कर सकते हैं या हम बताई हुई किसी व्यक्ति की बताई हुई बात को हम ठीक प्रकार से ग्रहण करके एक बार में उस कार्य को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। तो कई प्रकार के सहयोग लेकर के उस पारस्परिक सहयोग में वृद्धि होना भी संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत आता है। तो ये भी कार्य अंतर्गत किया। विद्यालय के बाह्य जगत से संपर्क की स्थापना। विद्यालय के बाह्य जगत से संपर्क की स्थापना भी इसमें स्थापित की जाती है। जो भी विद्यालय है तो बाह्य जगत से संपर्क स्थापित किया जाता है कि हमारे जो संप्रेषण का कार्य है, जो दूर दराज से कोई हमारी बातें बताई जाती है, सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, तो विद्यालय के बाह्य जगत से भी हमारी संपर्क जुड़ता है। कई नवीन जानकारी हमें प्राप्त होती है, नवीन सूचनाएं हमें प्राप्त होती है। उन सूचनाओं के अंतर्गत हमें नया कुछ सीखने को मिलता है, नया ज्ञान हमें प्राप्त होता है। शिक्षक और विद्यार्थी दोनों इससे जुड़ते हैं, तो विद्यालय में बाह्य जगत से संपर्क की स्थापना भी इसमें होती है। विद्यालय का नाम भी इसमें होता है। अध्यापक कोई सूचना प्रदान कर रहा है, नवीन जानकारी छात्रों को दे रहा है, वो छात्र अध्यापक को नवीन जानकारी मिलेगी और छात्रों को भी नवीन जानकारी से अवगत वो होंगे। तो कई प्रकार की विद्यालय के विकास के हेतु वो कार्य होगा। इसलिए विद्यालय के बाह्य जगत से संपर्क जुड़ने की स्थापना भी इसके अंतर्गत की जाती है। ये सब संप्रेषण के द्वारा की जाती है। आज नए नए कार्य
सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अध्यापकों के लिए संप्रेषण के द्वारा विभिन्न प्रकार के जो नई तकनीकी नवाचारों के द्वारा कई प्रकार से जोड़ा जा रहा है शिक्षा को, तो ये भी एक विद्यालय के बाह्य जगत के अंतर्गत ये कार्य चल रहा है। इसको हमें जोड़ना चाहिए और जोड़ करके नई जानकारी हमारी इसकी स्थापना हमारी होती है। तो हमें कई प्रकार की बातों को लेकर के हाँ आज हम संप्रेषण के कार्य के अंतर्गत है, क्योंकि संप्रेषण जब तक अध्यापक का अच्छा नहीं होगा, संप्रेषण का कार्य अध्यापक का नहीं होगा, तो ठीक प्रकार से वह अध्यापन का कार्य भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें संप्रेषण को ठीक प्रकार से रखना चाहिए, अपनी बात कहने का तरीका ठीक प्रकार से होना चाहिए, विद्यार्थी तक उनकी बात सूचनाओं का आदान प्रदान ठीक प्रकार से हो। ये सारी बातें आज मैंने बताने का आपका प्रयास किया है। संप्रेषण के कार्यों को मैंने एक एक बिंदु को लेकर के मैंने समझाने का प्रयास किया है, जिसमें शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंधों की मैंने बात की है, कक्षा की गतिविधि की भी बात की है, पारस्परिक भ्रम को दूर करने की भी मैंने बात की है, और शीघ्र निर्णय क्रियान्वयन की भी मैंने आपको बात की है, और विद्यार्थी में की मानसिक तैयारी के बारे में इसमें जोर दिया गया है। ये सारी चीजों पर हमने चर्चा गहनता से करने का प्रयास किया है, ताकि हमें संप्रेषण ठीक प्रकार से हो सके अपने कार्य, और इसमें ठीक व्यक्ति नेतृत्व गुण प्रदान करने का भी कार्य ठीक प्रकार से हो सके, और कम खर्चे में अधिक से अधिक सूचनाएं लोगों तक, बच्चों तक और अपने सभी लोगों तक वो पहुंच सके, ऐसे कार्यों के बारे में इसमें बताया गया है। और पारस्परिक सहयोग में वृद्धि और नवीन जानकारी नवाचारों की भी जानकारी इसके अंतर्गत मिलती है। तो मैंने ठीक प्रकार से इसको बताने का प्रयास किया। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है आप इसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।